स्फीयर लेक्चर 13 पेपर थर्ड बीएससी पार्ट 1 के लेक्चर में मैं दिलीप नागपाल एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज हम देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूं। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर। एक स्फीयर की इक्वेशन फाइंड करनी है विच हैज इट्स सेंटर एट द ओरिजिन, जिसका की केंद्र मूल बिंदु है। मतलब एक स्फीयर है जिसके केंद्र के निर्देशांक 0 0 0 हैं। तो अगर किसी स्फीयर का हम सेंटर जानते हैं तो उसकी इक्वेशन को लिखने के लिए हमें और क्या इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा चाहिए होगी? डेफिनेटली उसकी हमें रेडियस पता होनी चाहिए। तो अगर किसी स्फीयर, इस स्फीयर की जिसकी मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है, मुझे एक तरह से रेडियस फाइंड करनी है। और रेडियस फाइंड करने का जो मुझे क्लू दे रखा है, जो मुझे रास्ता दे रखा है, वो दे रखा है कि स्फीयर एक गिवन लाइन को टच करता है। क्या लिखा है देखिए क्वेश्चन में, एंड टचेस द लाइन, मतलब स्फीयर टचेस द लाइन, दिस लाइन। अब आपको सबसे पहली बात ये समझनी है कि क्या आप, अगर मैं आपको कह रहा हूं कि ये एक लाइन की इक्वेशन है, तो क्या आप इससे एग्री कर रहे हैं? इफ यस, देन व्हाट टाइप ऑफ इक्वेशन इज दिस? तो आप देखिए, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म। सममित रूप में ये रेखा की समीकरण है। और एक रेखा कौन है? ये वो रेखा है जो स्फीयर को टच कर रही है, मतलब एक तरह से ये स्फीयर की टेंजेंट है। तो अभी मैं आपको समझाऊंगा। चलिए पहले हम फिगर को एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए अब इधर ये फिगर को देखिए आप, या चलिए पहले हम लाइन को ही, इक्वेशन को सममित फॉर्म में ये कैसे है इसको हम समझते हैं। तो देखिए आप, मैंने थोड़ा सा इस इक्वेशन पे मैथमेटिकली रीअरेंजमेंट किया। क्या किया रीअरेंजमेंट? देखिए अब इधर इस इक्वेशन को मैंने ऐसे लिखा। समझ में आ रहा है आपको क्या किया मैंने? चिन्ह बताइए। ये जो 2 था ब्रैकेट के बाहर, इसको मैंने लिख दिया नीचे 1/2 करके। फिर यहां से मैंने -1 कॉमन ले लिया। 2 माइनस वाई में से मैं अगर -1 कॉमन ले लूं यहाँ पे, तो माइनस लिख कर मैं क्या लिखूंगा इसको? y - 2। तो वो जो मैंने माइनस कॉमन लिया वो -1 है, वो मैं नीचे ले गया। फिर z+3 को लिखा मैंने z+3/1। तो एक्चुअली मेरा क्या पर्पस था? मेरा पर्पस ये था कि ये जो लाइन, ये जो पूरा 3 हमारे पास XYZ के जो एक्सप्रेशन है, इनको मैं किसी लाइन की सिमेट्रिक फॉर्म जैसा अरेंज करके लिखूं। आपको याद होगा किसी लाइन की सिमेट्रिक फॉर्म क्या होती है? x - x1/a इज इक्वल टू y - y1/b, z - z1/c। फिर इसके अंदर जो यहाँ माइनस करके जो नंबर आते हैं, उनसे बनता है एक पॉइंट जिससे वो लाइन पास होती है। और नीचे जो 3 नंबर आते हैं वो लाइन के होते हैं डायरेक्शन रेशोस या द्विक अनुपात। तो हमने देखिए एक काम और किया। चूंकि ये जो डायरेक्शन रेशो आ रहा है पहला वाला, ये फ्रैक्शन आ रहा है, एक भिन्न के रूप में आ रहा है। तो अगर मैं इसको इंटीजर बनाना चाहूं, यानी पूरा नंबर बनाना चाहूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इन तीनों रेशोस का जो डिनोमिनेटर्स हैं, इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? तो अगर मैंने इन तीनों को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये तीनों जो हर हैं ये बन गए 1 - 2 2। ठीक है? इस प्रकार ये जो लाइन बनी, ये इसी का एक रीअरेंजमेंट फॉर्म है। इसको मैं मान सकता हूं k, क्योंकि आपको याद होगा किसी भी सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए लाइन में हम r या k एज्यूम करते हैं। ठीक है? तो अब ये भी बता दीजिए क्यों एज्यूम करते हैं? क्योंकि ऐसा एज्यूम करके अगर मैं x + 1/1 इज इक्वल टू k को सॉल्व करूं और इससे x की वैल्यू फाइंड करूं, तो उससे जो x की वैल्यू आएगी, इसी प्रकार y - 2/-2 को k के इक्वल लेकर y की वैल्यू फाइंड करूं, और z+3/2 बराबर k को लेकर z की वैल्यू फाइंड करूं, तो इससे जो x y z की वैल्यूज आएंगी वो
रिप्रेजेंट करेंगी कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन। तो देखिए आगे पढ़िए, मैंने क्या लिखी है लैंग्वेज, मैंने यहां से लेकर यहां तक को आप रीड कीजिए। इस रेखा पर, रेखा 1 पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, तो ये समझ में आ गया आपको कैसे निकाला मैंने, ठीक है। अब ये पॉइंट कौन है, अच्छा let us first understand the, before solving the question further, let us first go through this diagram। किसी भी क्वेश्चन का डायग्राम हमें क्वेश्चन को 100% ढंग से समझने में हेल्प करता है। तो देखिए ये तो मेरा है स्फीयर, रिक्वायर्ड स्फीयर जो मुझे फाइंड करना है, इसका सेंटर मुझे नोन है 0 0 0, और ये वो लाइन है, लाइन नंबर 1, इसके यहां पर लिख देना 1 इस लाइन के पास में, मतलब ये 1 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस 1 को, तो ये इसकी टेंजेंट लाइन है। अच्छा अब आप देखिए इस लाइन पर, ये लाइन इनफाइनाइट लेंथ की है, हमने इसको सिर्फ एक सेगमेंट बनाया है। इस लाइन पर कोई भी एक पॉइंट P, जो कि यहां से मैं लिख सकता हूं, देखिए इन तीनों रेशियोज में से x माइनस वाई माइनस और z माइनस अगर मैं इसको क्रिएट करूं या लिखूं, तो यहां पर माइनस के बाद क्या नंबर्स आएंगे, -1 2 एंड -3। तो इससे जो पॉइंट बनेगा -1 2 एंड -3, वो इस लाइन का कोई भी एक पॉइंट होगा। तो ये पॉइंट इस लाइन पे, इस लाइन को थोड़ा सा और पीछे प्रोड्यूस कर लेना, तो ये पॉइंट इस लाइन का एनी पॉइंट है, एनी मतलब कोई भी एक पॉइंट, ठीक है। एंड नाउ व्हाट इज एल, एल वो पॉइंट है जहां पर ये लाइन 1 इस स्फीयर को टच करती है। एक तरह से एल इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ स्फीयर एंड लाइन, क्लियर। अब आप देखिए टारगेट मेरा ये है कि एनी हाउ मैं एल पॉइंट फाइंड कर लूं। अगर एल पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेता हूं, तो फिर मैं ओवल डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूं डिस्टेंस फॉर्मूला से, और अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर ओवल दूरी ज्ञात कर लूंगा, तो वो दूरी ही इस स्फीयर की रेडियस के इक्वल होगी। तो अब देखिए मैं एल पॉइंट कुल मिला के मेरा टारगेट है। तो मेरा लॉजिक ये है साहब कि ये जो पॉइंट है, बताइए अभी अभी हमने क्या कहा, ये कौन सा पॉइंट है, ये है रेखा 1 पर स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक, यानी इस रेखा पर ये एनी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को शो करता है। तो हमारा अगला तर्क ये होगा कि यदि ये पॉइंट एल को रिप्रेजेंट करे, किसको रिप्रेजेंट करे, एल को, तो अगर ये एल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखिए हमने आगे यही लिखा है, यदि यह बिंदु, यह मतलब कौन सा, ये वाला जो हमने अभी के फॉर्म में लिखा है, ये अभीष्ट गोलेवा रेखा 1 का स्पर्श बिंदु एल हो, तो ओएल के द्विक है। अब आप मानिए ये पॉइंट तो मेरा एल है, ठीक है, दिस पॉइंट इज एल एंड दिस पॉइंट इज 0 0 0। तो ओएल के द्विक एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके मुझे दोनों एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता हैं, उस लाइन सेगमेंट के द्विक या डायरेक्शन रेशियो हम कैसे लिखते हैं, याद कीजिए फॉर्मूला क्या होता था, हम दोनों पॉइंट्स के रेस्पेक्टिवली x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट करते हैं, y माइनस वाई और z माइनस जेड इन द सेम ऑर्डर। मतलब फॉर्मूला है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो मैंने यहाँ क्या किया, देखिए इधर मैंने L पॉइंट के कोऑर्डिनेट में से, L पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये मान रहा हूं मैं, O पॉइंट के कोऑर्डिनेट घटा दिए, तो इससे बनेंगे ये OL के द्विक अनुपात। तो आप देखिए ये आ गए, और आप रिमेंबर द्विक अनुपातों को कभी भी हम ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब ये हो गए OL रेखा के द्विक अनुपात। अब चूंकि OL लाइन जो है वो इस लाइन 1 के परपेंडिकुलर है, OL is perpendicular to line 1, so we are using the प्रतिबंध या कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ये C1 होना चाहिए। तो ये मैंने अप्लाई कर दिया, देखिए इसमें मैंने A1 B1 C1 तो लिया है मैंने इसको 1 माइनस 2 2 को, और A2 B2 C2 मैंने इनको लिया है A2 B2 C2, क्योंकि ये तीनों तो डायरेक्शन रेशियोज हैं मेरे इस लाइन के, और ये तीनों डायरेक्शन रेशियोज हैं मेरे इस लाइन के, और ये दोनों लाइन ही परपेंडिकुलर है। तो जब मैंने ये कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी या कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी अप्लाई करी, तो इससे k की वैल्यू सॉल्व होकर आ गई 11/9। ये k की वैल्यू जब मैं यहां पुट कर दूंगा इसमें, और इसी को मैं लेकर चल रहा हूं L पॉइंट, तो ये पॉइंट
के की वैल्यू पुट करने से एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे देगा। तो देखिए मैंने एल बराबर वही लिखकर के की वैल्यू पुट कर दी और फिर मैंने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। अब ये एल पॉइंट आ गया, यानी एल पॉइंट मुझे नो मतलब पता पड़ गया, ये मेरा टारगेट था। तो अब मैंने ओ एल फाइंड करने के लिए दूरी का सूत्र लगा दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला। ओ एल स्क्वायर बराबर 2/9 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। इससे ये आ गया 45/81। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, दोनों साइड मैंने इसका रूट ले लिया तो ये आ गया √5/9। ठीक है, तो अब मैं ये मेरी हो गई रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो इसको मैं यहाँ लिख दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये सेंटर मेरा 0 0 0 है, इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये मेरा बन गया इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड स्फीयर। फिर देखिए मैं कुछ डेफिनेशंस बताने जा रहा हूं आपको। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स, ये देखिए हमारा टाइटल है और ये इसकी डेफिनेशन है कि दो स्फीयर्स, आप दिमाग में लेके आइए चित्र, वैसे तो एक स्फीयर यहाँ भी बने हुए हैं पर ये एक पर्टिकुलर केस है, पर चलिए आप इसी को, इस फिगर को देख लीजिए। दो स्फीयर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को काटते हैं, तो वो नेचुरली दो पॉइंट्स में काटेंगे। नो, दे विल इंटरसेक्ट इन मोर देन वन पॉइंट्स। तो हम किसी भी एक पॉइंट की बात कर रहे हैं। देखिए अब जैसे इस फिगर में देखिए आप, एक आपको पॉइंट दिख रहा होगा P, है ना, इस ये वाला P पॉइंट देखिए अब इधर, इस P पॉइंट पर दोनों स्फीयर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। This is the one point where we are considering point of intersection of two spheres. अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट पर इन दोनों स्फीयर्स के टेंजेंट प्लेन्स खींचने हैं। देखिए अब ये दो प्लेन दिख रहे हैं आपको, ये वाला जो प्लेन है, देखिए ये वाला प्लेन, ये इधर वाला जो आगे बढ़ रहा है, ये इस वाले स्फीयर को, जिसका कि सेंटर C1 है, का टेंजेंट प्लेन है। और ये वाला जो प्लेन है, दिस वन, ये वाला प्लेन इस C2 सेंटर वाले स्फीयर का टेंजेंट प्लेन है। तो हमारी डेफिनेशन ये कहती है कि दो स्फीयर्स के बीच का जो कोण है, एंगल बिटवीन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स, वही होता है जो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे उनके टेंजेंट प्लेन के बिटवीन का एंगल होता है। मतलब ये एक स्पेशल केस है। देखिए आप यहाँ पर मैंने लिख रखा है π/2, क्योंकि मैं आगे वाली डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने डायग्राम एक्चुअली बनाया है। पर एक सेकंड के लिए आप इमेजिन कीजिए कि मान लीजिए ये एंगल π/2 नहीं है, ये एंगल मान लीजिए π/3 है, 60 डिग्री है। तो अगर ये एंगल, जितना ये एंगल है वही एंगल कहलाएगा इन दोनों स्फीयर्स के बिटवीन एंगल। ठीक है, और स्पेशल केस में अगर ये एंगल π/2 है, if the angle between the tangent plane is π/2, then angle between sphere is also π/2. तो उस केस में हम क्या कहते हैं, these two spheres are said to be orthogonal spheres. देखिए यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, इनको हम हिंदी में कहते हैं लाम्बिक गोले। मतलब दो गोले लाम्बिक कब कहलाएंगे या ऑर्थोगोनल कब कहलाएंगे, जब वो आपस में एक दूसरे को π/2 एंगल पे इंटरसेक्ट करें। अब देखिए आप, अगर इन दोनों स्फीयर्स की इक्वेशन, ये स्फीयर आप मान सकते हो S1, ये मान सकते हो S2। S1 की इक्वेशन आप एज्यूम कर लीजिए, ये S1 स्फीयर है, X मैं बोल रहा हूँ, बुक में देख लीजिएगा, अब इसको पूरा एक इसका आर्टिकल कर रखा है। इसकी इक्वेशन हम एज्यूम कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1x प्लस 2v1y प्लस 2w1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0। और इस वाले स्फीयर की इक्वेशन में हम u1 v1 w1 और d1 की जगह लिख लेंगे u2 v2 w2 d2। तो ये दो स्फीयर्स हैं। कैसे स्फीयर्स हैं, ऑर्थोगोनल। तो अगर ये दोनों स्फीयर ऑर्थोगोनल हैं तो फिर ये दोनों स्फीयर एक प्रतिबंध को सेटिस्फाई करते हैं, दिस वन। ये कहलाता है लंब कोणीयता का प्रतिबंध। क्या है ये प्रतिबंध, 2u1u2 प्लस 2v1v2 प्लस 2w1w2 is equals to d1 plus d2. It means if the two spheres satisfies this condition, then sphere will be orthogonal. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है
इसको आपको बाय हार्ट याद करना है क्योंकि ये कई क्वेश्चंस में यूज होगी एज ए फॉर्मूला। फिर देखिए फर्दर हम डेफिनेशन दे रहे हैं रेडिकल प्लेन ऑफ टू स्फीयर्स, और इसकी हम यहाँ पर आपको फॉर्मूला बता रहे हैं। ये डेफिनेशन भी आपके एग्जाम्स में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। तो देखिए क्या डेफिनेशन है, दो गोलों का, यहां भी हम लिख रहे हैं टू स्फीयर्स, यानी रेडिकल प्लेन शब्द यूज होगा दो स्फीयर्स के लिए। दो गोलों का मूल समतल, हिंदी में रेडिकल प्लेन को बोलेंगे मूल समतल। अब देखिए दो गोलों का मूल समतल हम किसे कहते हैं, ये एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है, इट इज द लोकस ऑफ दैट पॉइंट, जिसकी शक्ति दोनों गोलों के सापेक्ष समान हो, whose power with respect to two spheres is same। देखिए आप यहां पर हम इसको समझते हैं, हमारे पास ये दो स्फीयर्स हैं, ठीक है, और एक पॉइंट आप मान लीजिए सपोज ए है, ठीक है। ये अभी आप इमेजिन कीजिए कि ये यहाँ मैंने एक प्लेन बना रखा है, फिलहाल आप मानिए कि ये प्लेन नहीं बना हुआ है, सिर्फ ये दो स्फीयर्स है और एक पॉइंट है ए। अब इस ए से मैंने इस स्फीयर 1 पर एक सेकंड खींची और इसी ए से स्फीयर 2 पे सेकंड खींची। सेकंड क्या करेगी, इस स्फीयर को दो पॉइंट्स में काटेगी, तो ये पॉइंट मान ली मैंने P1 Q1। ये वाली सेकंड क्या करेगी, फिर इसको दो पॉइंट में काटेगी, P2 Q2 मान ली मैंने। अब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पावर ऑफ द पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू दिस स्फीयर। तो आप पिछले वाला लेक्चर याद कीजिए, पावर का मतलब क्या होता था कि अगर ये सेकंड ए से शुरू होने वाली सेकंड इस स्फीयर को P1 Q1 पर काट रही है, तो A इंटू P1 सॉरी AP1 डिस्टेंस इंटू AQ1 डिस्टेंस, यानी AP1 और AQ1 डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वही कहलाता है पॉइंट ए की पावर विथ रिस्पेक्ट टू दिस स्फीयर। सिमिलरली ए की पावर विथ रिस्पेक्ट टू दिस स्फीयर क्या होगी, AP2 इंटू AQ2, यानी ये पॉइंट इस प्रकार है कि इसकी दोनों स्फीयर से पावर सेम है। तो अब हमको क्या करना है, इस प्रकार के जितने भी और पॉइंट्स हैं उन सबको ढूंढना है। तो अगर हम एक्चुअली ये करें तो हम ये पाएंगे कि वो सभी पॉइंट्स जिनकी पावर इन दोनों स्फीयर के रेस्पेक्ट में सेम है, वो सभी पॉइंट्स एक प्लेन पे लाई करते हैं। ये प्लेन होगा इस तरह से, ये प्लेन इन दोनों स्फीयर्स के बीचों बीच है, यूं परपेंडिकुलर जा रहा है, ठीक है ना। आप इसको विजुअलाइज कीजिए, और इस प्लेन पर लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, उनकी पावर इन दोनों स्फीयर के रेस्पेक्ट में सेम है। तो हम कहेंगे साहब ये बना बिंदु पथ उन बिंदुओं का जिनकी पावर इन दोनों स्फीयर के रेस्पेक्ट में सेम है। तो ये बिंदु पथ एक प्लेन है, और इसी प्लेन को हम कहते हैं रेडिकल प्लेन, ठीक है। और बुक में आपका एक आर्टिकल किया हुआ है जिसमें कि रेडिकल प्लेन की इक्वेशन डिराइव की गई है, तो वो आर्टिकल हमारे एग्जाम में नहीं आता है। सिर्फ आप ये याद कीजिए कि इफ आई हैव टू स्फीयर्स देन हाउ शुड आई फाइंड द रेडिकल प्लेन ऑफ टू स्फीयर्स। क्या करना पड़ता है इसके लिए, आपको S1 में से S2 की इक्वेशन को माइनस करना पड़ता है। तो देखिए आप S1 माइनस S2 जब मैंने किया तो ये इक्वेशन आ गई। तो सिंपल सी बात याद हो जाएगी आपको कि जब भी हमें रेडिकल प्लेन निकालना है दो स्फीयर्स का, तो हम उन दोनों की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्रोवाइडेड, इसके पहले हम एक बार चेक कर लेंगे कि दोनों स्फीयर्स की इक्वेशन में x² y² z² के कोफिशिएंट 1 होने चाहिए, ठीक है। फिर देखिए आप एक और डेफिनेशन हम दे रहे हैं, रेडिकल प्लेन ऑफ थ्री स्फीयर्स, ठीक है। तो रेडिकल प्लेन ऑफ थ्री स्फीयर, ये भी डेफिनेशन आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। तो आप देखिए मेन बात आपको एक बात ये रखनी है कि जब मैं रेडिकल प्लेन वर्ड को डिफाइन कर रहा हूं तो मेरे पास दो स्फीयर्स हैं, लेकिन जब मैं रेडिकल लाइन को डिफाइन कर रहा हूं देन आई हैव थ्री स्फीयर्स, ठीक है। देखिए कैसे, क्या डेफिनेशन है, इफ द थ्री रेडिकल प्लेन्स ऑफ थ्री स्फीयर्स। तो अब यहां तक अगर आप पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूज हो जाए कि तीन स्फीयर्स के तीन रेडिकल प्लेन्स कैसे होंगे। लेकिन जब हम आगे ब्रैकेट में पढ़ते हैं तो ब्रैकेट में क्या लिखा है, टेकिंग टू एट ए टाइम, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट क्लोज होना चाहिए, टाइम के बाद यहाँ ब्रैकेट क्लोज का साइन बना देना। इसका मतलब ये हुआ साहब कि आप इमेजिन कीजिए कि हमारे पास तीन स्फीयर्स हैं, जैसे यहाँ दो बने हुए हैं देखिए ऊपर डायग्राम में, तो आप तीसरा स्फीयर आप
यहाँ मान लीजिए यहाँ बना हुआ, देखिए यहाँ नीचे। तो मैं अगर इन तीन में से दो दो स्फीयर के पेयर को एक एट ए टाइम लूं, जैसे मैंने S1 S2 को लिया तो एक रेडिकल प्लेन आ गया, फिर मैं लूं S2 S3 को तो दूसरा रेडिकल प्लेन यू बीच में आ जाएगा, फिर मैं लूं S1 S3 को, तीसरा रेडिकल प्लेन इधर आ जाएगा। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि तीन रेडिकल प्लेन बन जाएंगे। तो अब हम कह रहे हैं कि अगर ये तीनों रेडिकल प्लेन एक लाइन में इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, if the three radical planes of three spheres taking two at a time intersect in a line, if से शुरू कर रहे हैं। क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि आप देखिए, आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में कि अगर हमारे पास दो दो प्लेन्स हैं इंटरसेक्टिंग, तब तो वो डेफिनेटली लाइन में इंटरसेक्ट करेंगे 100%। लेकिन अगर तीन प्लेन है तो तीनों का एक ही लाइन में इंटरसेक्ट करना जरूरी नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं इफ का मतलब अगर तीन रेडिकल प्लेन एक लाइन में इंटरसेक्ट करते हैं, then this line is called the radical line of three spheres. आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार एक डेफिनेशन और है रेडिकल सेंटर। तो रेडिकल सेंटर की डेफिनेशन और इसका ये जो मैंने इक्वेशन लिखी ये आप अपने आप कीजिएगा। एक छोटी सी बात मैं आपको और बता देता हूँ। अभी अभी जो हमने समझा, क्या समझा, रेडिकल लाइन, उसकी अगर हम एक मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन निकालनी है तो देखिए हमारे पास ये तरीका है। ये तीन मेरे पास स्फीयर हो गए, इन तीन में से अगर मैं फर्स्ट टू को लूं तो ये इनका रेडिकल प्लेन है, सेकंड और थर्ड को लूं तो ये इनका रेडिकल प्लेन है, और अगर फर्स्ट और थर्ड को लूं तो ये इनका रेडिकल प्लेन है। तो ये इक्वेशन क्या आगे सिंप्लीफाई करके बन जाती है S1 बराबर S2, ये बन जाती है S2 बराबर S3, ये बन जाती है S3 बराबर S1। तो अगर इन तीनों को मैं एक साथ लिख दूं, प्रोवाइडेड कि ये तीनों एक लाइन में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो फिर उन लाइन की इक्वेशन आ जाएगी ये S1 इक्वल्स टू S2 इक्वल्स टू S3, और यही मेरा फॉर्मूला बनेगा रेडिकल लाइन का, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मूल रेखा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं तो आप इसको एक बार वापस से सुनिएगा, बुक से इसको डेफिनेशन को पढ़िएगा, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। और रेडिकल सेंटर की डेफिनेशन आप अपने आप यहाँ से बुक से देख के समझ के कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके और क्वेश्चंस करेंगे।